हेलो फ्रेंड्स, सृजन आईएएस एकेडमी लंका वाराणसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। एस्पिरेंट्स, बहुत समय बाद फिर पुनः आपके बीच में आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर माह में यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा तय है और जिसके लिए 3 महीने से भी कम वक्त अब बचा है। और किसी भी परीक्षा के लिए जो लास्ट के 2-3 महीने होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे आप भली भांति परिचित होंगे। क्योंकि जब भी कोई लंबी रेस होती है तो जो अंतिम राउंड होता है वो बहुत मायने रखता है। जब दौड़ भी होती है तो पहले के जो राउंड्स होते हैं, धावक जो होते हैं, रनर्स जो होते हैं, वो एक नियमित चाल से अपने रेस को चलाते रहते हैं। लेकिन जब अंतिम राउंड आता है तो वो अपनी पूरी जान लगा देते हैं, अपनी गति बढ़ा देते हैं। तो आप पिछले 1 वर्ष 2 वर्ष या उससे ज्यादा समय से अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन आप पीछे कितना भी पढ़े हों, अगर लास्ट का जो ये 2 या 3 महीने होता है, ये बहुत क्रूशियल होता है। यही समय होता है जो आपके पूरे उस परिश्रम को रिजल्ट में तब्दील करता है। तो इस समय किसी भी तरह की लापरवाही बहुत ही घातक हो जाती है और पिछले लंबे समय का मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो हम आपसे कहेंगे कि 3 महीने लगभग बचे हुए हैं। इस 3 महीने में अब आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होकर के और प्री ओरिएंटेड होकर के अब आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। मेंस को थोड़ा सा आप किनारे रख दीजिए और प्री के हिसाब से, और जिसका सबसे अच्छा तरीका होता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाना या मॉडल सेट्स पेपर लगाना, और क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व करना कि एक्सप्लेनेशन के साथ हो, कि चाहे वो क्वेश्चन आए चाहे उसके साथ का कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो आपको असुविधा ना हो। इन्हीं बात को ध्यान में रखकर सृजन आईएएस एकेडमी क्वेश्चंस की एक सीरीज आपके सामने ला रही है, जिसकी शुरुआत आज हिस्ट्री से मैं करने जा रहा हूं, मेडिवल हिस्ट्री से। और क्वेश्चंस को इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आ जाएं और उस जैसे अगर कुछ नए क्वेश्चन आने की संभावना है तो वो भी उसके अंदर आ जाए। और उसको जब सॉल्व कराया जाएगा तो न केवल आंसर बताया जाएगा बल्कि उसके आसपास की जगह को पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी घुमावदार भी क्वेश्चन आए तो आपको असुविधा न हो। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि अगर आप मेरे साथ इस क्वेश्चन सीरीज में जुड़ रहे हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सभी को मैं कोशिश करूंगा करंट अफेयर्स के साथ कि एग्जाम से पहले सभी से 4-4, 5-5 100 क्वेश्चंस को हम लोग ले लिया जाए, ताकि करीब 3-4 हजार क्वेश्चंस को अच्छे से लगाया जा सके। तो बिना समय गंवाए हम लोग आज शुरुआत किया जाए। और जैसा कि हमने कहा कि हम मेडिवल हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं। मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करते हैं और हमने पूरा इकट्ठा दिल्ली सल्तनत ना करके गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश को एक साथ कर दिया लास्ट में। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, फिर साहित्य, स्थापत, संगीत, समाज वगैरह, या फिर मिसलेनियस, ऐसे करके 6-7 हमने सीरीज बना ली है। फिर उसके बाद फिर मुगल साम्राज्य, फिर ऐसे ही एक सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी, फिर मॉडर्न, फिर एंशिएंट, जैसे भी होगा। तो इस तरीके से करीब करीब 400-500-700 क्वेश्चन हिस्ट्री में भी, 300-400 क्वेश्चन पॉलिटी में, और ऐसे ही जहां जैसी आवश्यकता होगी। बट क्वेश्चंस को इस तरीके से बनाया गया है कि आपको अधिकतम लाभ हो पीसीएस की परीक्षा में। इसके साथ ही लास्ट में आपको हम एक शेड्यूल देंगे। हमारे यहाँ आगामी सोमवार से, संभवतः 28 तारीख, 28 जुलाई से आपका मॉक टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है, जिसका शेड्यूल भी ये लास्ट में आपको हम दे देंगे, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। ऑनलाइन हमारे ऐप पर एक ही समय में, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर आप संपर्क करें और उसका भी लाभ लें। मॉक टेस्ट का एक अपना पैटर्न होगा कि पूरी हिस्ट्री एक साथ हो गई, पूरी ज्योग्राफी एक साथ हो गई, पूरी पॉलिटी हो गई, और फिर लास्ट में कंबाइंड पेपर, जैसा कि आपका एग्जाम में सीसेट के साथ आता है। ऐसे कुल 20 पेपर वहां भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये एक अलग चीज हुआ जो आपको यहां मिलने जा रहा है। एक एक सेगमेंट करके लंबा 3-4 हजार क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि इस समय क्वेश्चंस लगाना बहुत फायदेमंद होता है, उसी से रिवीजन करना है, ताकि आप जिन जगहों पे फंसे फिर वहां पर आप अगर कोई चीज छूट रही होगी तो पकड़ में आ जाती है, और अभी समय होता है तो उस जगह की आप तैयारी कर लेते हैं। तो आगे बढ़ा जाए, सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आ जाए। तो गुलाम वंश में आपका शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत कथन है। ऐबक के प्रमुख प्रतिद्वंदी ये ऐबक है के प्रमुख प्रतिद्वंदी यल्दुज व कुबाचा थे। बताना क्या है, निम्नलिखित में गलत कथन है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में निम्नलिखित में सही कथन या सही कथनों का कूट है, या गलत कथन गलत कथनों का कूट है।
क्वेश्चन को पढ़ते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है और ऑप्शन को पढ़ते समय, क्योंकि कभी कभी यही चूक हो जाती है, हम गलत पे ध्यान नहीं दिए और सही पे फोकस किए, कोई आंसर लगाकर चले गए। हम हर वो बारीक चीज आपको बताने का प्रयास करेंगे जो आपसे एग्जाम में गलतियां हो जाती हैं और दो अच्छे बच्चे 2-4 क्वेश्चन से फिर बाहर हो जाते हैं, वो अफसोस ना हो इसके लिए अभी 3 महीने का बहुत सफिशिएंट समय है। अब 80-85 दिन बचा हुआ है। अगर आप गंभीरता से 10 घंटे अब देना शुरू कर दें, 8 से 10 घंटे, आप इसके पहले 4-5 घंटे पढ़ रहे होंगे, कोई बात नहीं, 6 घंटे पढ़ रहे होंगे, लेकिन अब वो समय है जब आपको 10 घंटे पढ़ने चाहिए ताकि प्री कहीं से भी मिस ना होने पाए। तो ऐबक के प्रमुख प्रतिद्वंदी यल्दूज व कुबाचा थे। स्टेटमेंट दिया हुआ है, मोहम्मद गोरी ने ऐबक को दास के रूप में खरीदा और बाद में उसे दास्ता से मुक्त कर दिया। ऐबक को प्रारंभिक सैन्य शिक्षा अब्दुल अजीज कूफी से प्राप्त हुई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पूछ रहा है गलत कथन है, इसका मतलब हमें सभी स्टेटमेंट्स की सत्यता असत्यता चेक करनी है। ऐबक के प्रमुख प्रतिद्वंदी यल्दूज व कुबाचा थे, सही है। आप जानते होंगे कि जब मोहम्मद गोरी की हत्या हुई 1206 में तो उसके 3 महत्वपूर्ण सरदार थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक और यल्दूज और कुबाचा। ऐबक भारतीय क्षेत्र में ही था, यल्दूज गजनी क्षेत्र में था और कुबाचा सिंध क्षेत्र में था। भारतीय क्षेत्र में ऐबक ने अपने आप स्वतंत्र घोषित करते हुए दिल्ली सल्तनत की नींव डाल दी थी, लेकिन ये दोनों शत्रु उसके लिए थे जिसका दमन बाद में अंत होगा इल्तुतमिश के समय में। तो फिलहाल ये स्टेटमेंट सही है और यही वजह है कि ऐबक ने लाहौर को अपना सेंटर बनाया था। वो भी क्वेश्चंस आगे आएंगे आपके, क्वेश्चन भी आता है दिल्ली का पहला सुल्तान या दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाने वाला मुस्लिम शासक, तो वो कौन है? वो इल्तुतमिश आएगा भी। फिलहाल ये सब भी जानना है, यही एक्सप्लेनेशन है ताकि और भी क्वेश्चंस कवर हो जाएं। मोहम्मद गोरी ने ऐबक को दास के रूप में खरीदा और बाद में उसे दास्ता से मुक्त कर दिया। जानबूझकर बहुत बारीक इस लाइन में छिपा हुआ कोई चीज, आप देखिए, मोहम्मद गोरी ने ऐबक को दास के रूप में खरीदा, सही है, और बाद में उसे दास्ता से मुक्त कर दिया। मुक्त कर दिया, ऐबक को दास्ता से मुक्त गोरी नहीं कर पाया। 1206 में जब उसकी हत्या हुई तब तक ऐबक उसका दासी रह गया। उसको दास्ता से मुक्त किया मोहम्मद गोरी के भतीजे ने बाद में 1208 में। तो आप सोचिए, अगर इस लाइन को झटके में पढ़ें, दास के रूप में खरीदा, तो आप बिल्कुल जानते हैं आपसे यही गलती हो जाएगी। इसका मतलब यही स्टेटमेंट गलत है, हो गया। ऐबक को प्रारंभिक सैन्य शिक्षा, अब्दुल अजीज कूफी ने ऐबक को प्रारंभिक सैन्य शिक्षा दी थी और कहा जाता है कि उसी दौरान ऐबक जब शिक्षित हुआ तो वो कुरान का बहुत शुद्ध शुद्ध पाठ करने लगा था, इसीलिए ऐबक को कुरान ख्वां भी कहते हैं। और यही नहीं, ऐबक की एक और है, उसकी टाइटल उपाधि है, वो है लाख बख्श। मिनहाजुल सिराज ने कहा था लाख बख्श। अब हो सकता है आगे भी ये क्वेश्चन आ जाए, बट आप जो क्वेश्चन लगा रहे हैं, अगर सलीके से 20 क्वेश्चन भी लगाइए आप गुलाम मन से, जैसा कि अभी आप मेरा क्वेश्चंस का सेट देखेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक से अगर क्वेश्चन लगाया जाए तो सभी दायरे कवर हो ही जाते हैं। तो यहां पे स्वाभाविक है कि यही आपका आंसर हो जाएगा, बी। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों का सही क्रम है। संभवतः ये आया हुआ क्वेश्चन भी होगा। ध्यान दीजिएगा, हमने आए हुए क्वेश्चंस को डायरेक्ट ना लेकर के, लेकिन मेरे आप क्वेश्चंस में पा जाएंगे, हम जानबूझ करके हमने क्वेश्चंस को लंबा किया है, निम्नलिखित में से कौन कथन है, सही है या गलत है या सही कूट का है। तो आप उसमें देखेंगे कि वो क्वेश्चन किसी न किसी रूप में सिंगल क्वेश्चन के रूप में आए हुए होंगे, तो वो क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं और कुछ नए भी क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। रुकनुद्दीन फिरोज, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया, इसका मतलब क्या हुआ? हमें ये जानना होगा कि गुलाम वंश के सभी शासकों का एक क्रम हमारे पास होना चाहिए। अभी शुरुआती क्रम है, हम आपको पूरा क्रम बोल दे रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले आया, उसके बाद आराम शाह, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके पश्चात रजिया, फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नासिरुद्दीन महमूद, फिर बलबन और लास्ट में कैकुबाद और क्यूमर्स। ये क्रम है। अब ये शुरुआती वाला है जहां से हमने आराम शाह का नाम लिया ऐबक के बाद, इसके पहले ऐबक है। तो ऐबक के बाद आराम शाह बिल्कुल सही है, उसके बाद इल्तुतमिश बिल्कुल सही है, रुकनुद्दीन फिरोज ये भी बिल्कुल सही है, उसके बाद रजिया। यही क्रम है आपका, इसका मतलब आंसर इसका बी हो जाएगा। अब रजिया के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नासिरुद्दीन मोहम्मद या महमूद,
फिर बलबन और लास्ट में कैकुबाद। तो जरूरी नहीं है कि वो यहीं से शुरू करे, हो सकता हो कि वो रुकनुद्दीन फिरोज से लेकर हम आगे चले जाएं बलबन तक, ऐसा भी हो सकता है। इट मींस कि हम गुलाम वंश ऐसे ही जैसे खिलजी वंश, फिर ऐसे तुगलक वंश, हमको शासकों का क्रोनोलॉजी भी आना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन ऐसा आया है, इट मींस ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो स्वाभाविक हो गया कि आराम शाह इल्तुतमिश, ये पहले हो गया, ये भी गलत हो गया, तो इसका मतलब आंसर हो गया। नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश, पहले तो इसको विचार करे बाद तुरंत नीचे देखा करिए, तरीका बताएं कि क्या पूछ रहा है, वो सही कूट पूछ रहा है कि गलत का कूट पूछ रहा है। ये बहुत गलती होती है, इसको दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। नीचे आ जाइए, नीचे देखिए पूछा हुआ है गलत कथन है। अब गलत कथन में हमको इसमें से चूज करना है कि एक दो है या केवल एक है, कैसा है वो देखना होगा। इसका मतलब हमको गलत कथन ढूंढना है, या सही भी है तो उसको छोड़ देना है। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का इक्तदार था, ये सही है। क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ, क्वेश्चन इसी का उल्टा कि सुल्तान, यही क्वेश्चन आया हुआ है, यही सेम, केवल एक सिंगल क्वेश्चन कि सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहां का सूबेदार या इक्तदार या गवर्नर था, तो वो है बदायूं। इसका मतलब ये सही है, हमको क्या लेना है, गलत लेना है। बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को मानपत्र प्रदान किया, बिल्कुल सही है। पहला शासक इल्तुतमिश था। जब बगदाद के खलीफा ने 1229, खलीफा का नाम था अल मुस्तनसिर बिल्लाह, उसने इल्तुतमिश को मानपत्र और उपहार आदि, लाल वस्त्र आदि भेजे और उसको सम्मान किया। मतलब उसने बताया कि मेरे गवर्नर के रूप में तुम यहां पे शासन करो। इसका मतलब कि ये भी सही है। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका व तांबे का दीनार, अब देखिए ध्यान दीजिए, फिर वही हमने तरीका अपनाया है। चांदी का टंका तो ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का शुरू किया था। ये ठीक, तांबे का जीतल, इसका मतलब ये गलत हो गया, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक, मंगोल आक्रमणकारी तिमुजिन का खतरा इल्तुतमिश के समय में उत्पन्न हुआ था, ये भी सही है। अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा गलत है, तो आप देखिए केवल और केवल कौन सा गलत है, केवल तीसरा गलत है आपका। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। फिर सावधानी से देख लेना चाहिए कि जो जो सही है बाहर कीजिए। सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का इक़्तिदार, बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश को मान पत्र मिला था, बिल्कुल सही, 1229 में। इल्तुतमिश से जान, ये तो गलत हो ही गया। मंगोल आक्रमणकारी तिमुजिन, इसी को चंगेज खां भी कहते हैं, तिमुजिन को ही जान जाइए। ये करीब 1221 में मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी के मुहाने तक आ गया था। ये आक्रमण तो नहीं हुआ था, बट खतरा उत्पन्न हो गया था। और ऐसी स्थिति में जब मंगबरनी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी थी, तो इल्तुतमिश ने सहायता नहीं किया, क्योंकि अगर वो सहायता करता तो निश्चित तौर पर उसको चंगेज खां, या जिसको तिमुजिन कह रहे हैं, उसके आक्रमण, ये भी आया हुआ है, ये अलग से क्वेश्चन ही आया हुआ है। तो हमने एक साथ 3-4 क्वेश्चन को कवर कर लिया और कुछ उसमें नया डाल भी दिया। ठीक, तो उसने सहायता नहीं किया, एक दूरदर्शिता का परिचय दिया और निश्चित रूप से मंगोल आक्रमण से अपने आप को सुरक्षित कर पाया। तो पहला मंगोल आक्रमण भी का जो खतरा है वो भी जान जाइए, इल्तुतमिश के समय में हुआ। कौन आया था, चंगेज खां या तिमुजिन। किसके पीछे पीछे भाग के आया था, तो मंगबरनी। क्या इल्तुतमिश ने सहायता किया, नहीं किया, इसलिए आक्रमण नहीं हुआ। 24-25 के आसपास में जब मंगबरनी वापस हुआ तो पीछे पीछे चंगेज खां भी वापस हो गया। इतना अगर आप जान रहे हैं तो एक साथ 8-10 क्वेश्चन को आप कवर कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में सही कथन है, क्या क्वेश्चन है, दोआब के आर्थिक महत्व को समझने वाला सल्तनत का पहला शासक बलबन था। अब आपको जानना होगा, सही कथन है, मालूम है तब हो जाएगा। तो बलबन नहीं था, ये गलत हो गया। लेकिन साथ में आपको जान जाना चाहिए कि था कौन, तब क्वेश्चन लगाने का आपका काम पूरा हुआ। अगर आप केवल आंसर लगा के चले गए तो बहुत अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन लगाना आपको नहीं आता है। तो कौन, ये तो गलत है, लेकिन कौन था, तो दोआब के आर्थिक महत्व को समझने वाला पहला व्यक्ति कौन था, इल्तुतमिश था। सही बताना है, इसका मतलब ये बाहर हो गया। चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने व उन्मूलन रजिया ने किया। हम हमेशा देखिए तीसरे क्वेश्चन में भी वही बात है, एक ही लाइन में आधा हिस्सा सही है लेकिन आधा हिस्सा गलत है। इसलिए बहुत एकाग्रता के साथ क्वेश्चन पढ़ना है, सही और गलत वाले पर भी ध्यान रखना है, और हर क्वेश्चन को पूरे हिस्से को सावधानी से पढ़ना है। यही छोटी छोटी गलतियां अच्छे लड़कों पर भारी पड़ जाती है, जो लापरवाही हो जाती है। तो गठन इल्तुतमिश ने किया, ये सही है, लेकिन उन्मूलन रजिया ने किया, ये गलत है। अगर ये हिस्सा गलत है तो इसका मतलब सही क्या हुआ, तो उन्मूलन इसका किसने किया था, इसका उन्मूलन किया था बलबन ने, मतलब खत्म किया था बलबन ने। ये भी एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, इसका मतलब भी बाहर हो गया। सी,
इल्तुतमिश के समय में भिल्सा के एक प्राचीनतम हिंदू मंदिर तथा उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा गया। ठीक, पृथु विद्रोह बलबन के समय में हुआ। अब ये सही है, अगर आप इल्तुतमिश को पढ़ेंगे तो ये बात सही, इल्तुतमिश में घटना हुई थी। पृथु विद्रोह बलबन के समय में हुआ, ये भी गलत है। पृथु विद्रोह इल्तुतमिश के समय में ही हुआ था। इसका मतलब ये भी गलत हो गया, केवल यही सही है आपका आंसर है, ये गलत। ये आपको सही पूछ रहा है तो यही सही होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और जो जो गलत है उसका सही भी क्या है वो भी आपको जानना है। तो ये उसका 3 फैक्ट्स अलग से आप जान गए और ये आंसर भी जान गए। तो अब जाकर के आपका ये क्वेश्चन लगाने का सही तरीका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। ऐबक ने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा प्रारंभ की। ये क्वेश्चन पहले देख लीजिए क्या पूछ रहा है, तुरंत आ जाइए नीचे, आदत डाल लीजिए, ये गलत कथन है। ऐबक ने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा प्रारंभ की, फैक्चुअल हमको जानना पड़ेगा। नहीं, ऐबक ने नहीं की, ये इल्तुतमिश ने किया था। इसका मतलब मेरे आंसर में ये हिस्सा रहेगा, एक ये मिल गया, मतलब हमारे आंसर में एक है, शामिल करना पड़ेगा क्योंकि गलत पूछ रहा था। ये गलत है। किसने शुरू किया था सिक्कों पर टकसाल का नाम, तो भी आप जान जाइए, वो शुरू किया था इल्तुतमिश ने। टकसाल का नाम किसने? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही अरबी सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल जो पीछे भी आया था वो शुरू किया था। टकसाल का नाम भी लिखना उसमें शुरू किया था उसने। यह ऐसा करने वाला पहला शासक था। ठीक, तो ये आपका गलत हो गया। जुनैदी इल्तुतमिश समय में वजीर के, जुनैदी इल्तुतमिश का वजीर था, ये सही है। इसका मतलब ये सही हो गया, तो मेरे आंसर में नहीं रहेगा ये। ऐबक के प्रतिद्वंदी यल्दूज ने आत्महत्या कर ली थी। ऐबक के 2 प्रतिद्वंदी थे, यल्दूज और कुबाचा। अब जान जाइए, यल्दूज दोनों का अंत, अब प्रतिद्वंदी तो ऐबक के भी हुए, इल्तुतमिश के भी हुए, लेकिन दोनों का अंत इल्तुतमिश ने किया था। तो यल्दूज और कुबाचा, यल्दूज तराइन के युद्ध में, जिसको कभी कभी तराइन का तीसरा युद्ध भी कह देते हैं, 1215 के आसपास में वह परास्त हुआ था, और इस तरीके से यल्दूज का अंत हो गया। लेकिन कुबाचा ने इल्तुतमिश के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। न तो उसने संधि किया और न ही अधीनता स्वीकार किया, और बल्कि उसने आत्महत्या कर लिया था। ठीक, वो कुबाचा है। तो ऐबक के प्रतिनिधि यल्दूज ने आत्महत्या किया, ऐसा नहीं है। यल्दूज को तो इल्तुतमिश ने हराया था। आत्महत्या किसने किया था? वो कुबाचा ने किया था। तो आंसर भी जानिए, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, हमको गलत ही ढूंढना है। सल्तनत में इक्ता प्रथा का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया, बिल्कुल सही है, तो ये भी सही है। इसका मतलब चौथा भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया। गलत कौन है? 1 और 3, और 1 और 3 का ऑप्शन आपका सी है। तो जानना है, इक्ता आ गया तो आपको जानना चाहिए ये जरूर से, इक्ता क्या है, कौन इंट्रोड्यूस किया। तो इंट्रोड्यूस किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने क्या किया कि उसने अपने साम्राज्य में जो भूमि क्षेत्र थे, एक तो खालसा भूमि होती है जो दिल्ली और उसके आसपास का है, और एक इक्ता भूमि होती थी। तो इक्ता एक प्रशासनिक ऐसा भूखंड था जिसको कि सल्तनत काल में प्रशासन में भाग लेने वाले, खासतौर से जो जिनके ऊपर सैनिक दायित्व है, उन लोगों को उनके वेतन के बदले में दिया जाता था। और सरल भाषा में कहें तो एक भूखंड का टुकड़ा, जो कि मान लीजिए कोई एक सैन्य अधिकारी है और उसको वेतन देना है 1 लाख टंका, तो 1 लाख टंका नगद न दे करके हमने एक ऐसा भूखंड दे दिया जिससे कि वो रेवेन्यू लेकर के अपना वेतन ले ले। ये प्रशासन में आएगा भी आपका, जब हम प्रशासन वाला लगवा रहे होंगे। अब यह बहुत संक्षेप में बता दे रहे हैं। तो इक्ता भूखंड है, क्या करते थे, वेतन के बदले में यह अधिकारियों को दिया जाता था, और जिसको दिया जाता था उसको इक्तादार, मुक्ता या वली कहते थे, और इस पूरी व्यवस्था को इक्तादारी व्यवस्था कहते थे। लेकिन कुछ एक खासियत है, वो जो जानना है, जो यूपीएससी में कई बार आया हुआ है। क्या पूछा हुआ है? इक्तादार न तो अपनी भूमि का मालिक है, उसको केवल वेतन के लिए दिया गया है। अगर कोई एक क्षेत्र दिया है तो कल के डेट में वो कहीं और दूसरा क्षेत्र दे सकते हैं, इसका मतलब उसका ट्रांसफर भी होता था। उसका कार्य केवल है कि वहां से रेवेन्यू को कलेक्ट करिए, अपना ले लीजिए, जो आपका वेतन है एक्स्ट्रा बचता है तो उसको केंद्रीय कोष में जमा कर दीजिए। उसको फवाजिल बोलते थे। ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, प्रशासन में आएगा दोबारा। तो ये पूरी पूरी इक्तादारी व्यवस्था कौन लेकर आए? इल्तुतमिश। और हमको लगता है आप सब आप जान भी गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। बलबन के समय में
नूरुद्दीन के नेतृत्व में किरामित और अहमदिया संप्रदाय ने विद्रोह किया। थोड़ा सा ऑड क्वेश्चन है, और हम आपको यहां पे एक बात बता दें, हम इसको कॉमन उस पर नहीं लाते। पीसीएस में भी, आईएएस में भी, आप पीसीएस में मान के चलिए 150 क्वेश्चन होता है, उसमें से 25 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जो आप नहीं सुने हैं, और ये अच्छी बात है, इसमें कभी घबराइए अब नहीं। आप कोशिश कीजिए कि 125 क्वेश्चन का जो रेंज है वो मेरे दायरे में हो, 70, 75, 80 बिल्कुल आता हो, 10-5 क्वेश्चन ऐसे हो जो कि ऑप्शन देखकर आता हो, और फिर 10-15 क्वेश्चन ऐसे हो जिनमें कुछ डाउट हो कि अगर आप अटेम्प्ट भी किया 10-15 क्वेश्चन तो उसमें से 5-7 गलत भी हो गए, आप तभी प्रॉफिट में रहते हैं। 50% भी गलत हो गए तब भी आप प्रॉफिट में रहते हैं। उसके बाद 25 क्वेश्चन ऐसे जो आप नहीं सुने हैं, ये उसी कैटेगरी क्वेश्चन हो सकता है कि आप इसको कभी ना पढ़े हो, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होना है। अगर ये गलत हो भी गया तो आप समझिए कि ऐसा नहीं कि आपका सेशन रुक जाएगा, लेकिन इक्तादारी व्यवस्था गलत हो जाए, लाख बख्श गलत हो जाए, कुरान ख्वां गलत हो जाए ऐबक के लिए, चांदी का टंका तांबे का जीतल गलत हो जाए, चालीसा दल का गठन किसने किया गलत हो जाए, किसने अंत किया गलत हो जाए, तो ये खतरनाक साबित होगा, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चंस है। ये वो क्वेश्चंस है जो अच्छे लड़की से गलत नहीं होगा। तो जो कंपटीशन वाले लड़के हैं उनमें आपको भी रहना है, तो उसमें से गलती ना हो तो अच्छा है। फिलहाल बलबन के समय में नूरुद्दीन, ये बलबन के समय में नहीं हुआ था नूरुद्दीन, और ये रजिया के समय में हुआ था। ठीक है, इसका मतलब ये गलत हो गया। क्या पूछ रहे हो? सही पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये गलत हो गया। बलबन युवा अवस्था में मंगोलों द्वारा बंदी, ये सही है, बलबन को युवा अवस्था में मंगोलों ने बंदी बना लिया था। तुगरिल खान ने रजिया के समय में विद्रोह किया था, ये गलत है। तुगरिल खान ने बलबन के समय में विद्रोह किया था, ये ध्यान रखिएगा। किसके समय में? बलबन के समय में। 1275 के आसपास में शुरुआत हुआ था, 1200। तो आपको जानना है ये 80 के आसपास खुद बलबन इसका दमन भी किया, इसका मतलब कि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। फिर उसके बाद बलबन की शिक्षा का प्रबंधन ख्वाजा जमालुद्दीन ने किया, ये सही है। तो आपका क्या क्या सही हो गया? क्या पूछ रहा है? सही है, इसका मतलब आपका एक सही था ऊपर, दूसरा और सही है चौथा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 और 4, और सब गलत हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए करने के इसके और भी तरीके हैं, कैसे हम लोग ऑप्शंस को बाहर करते हैं। मान लीजिए आपको ये आ रहा होता, ठीक है, या तीसरा में भी आ रहा होता, जैसे मान लीजिए हम कहें कि तुगरिल खान ने रजिया के समय विद्रोह किया, आपको केवल अभी यही आ रहा है, मान लीजिए, ठीक, कि तुगरिल खान ने रजिया के समय में नहीं बल्कि बलबन के समय विद्रोह किया था। इसका मतलब ये गलत हो गया, हमको सही पकड़ना है। इसका मतलब कि मेरे आंसर में किसी भी स्थिति में 3 नहीं रहना चाहिए। ठीक, यहां 3 नहीं है, यहां 3 नहीं है, ये तो ये मतलब तो यही कट गया अपने आप, इसको बाहर कर दिया हमने। और अगर मान लीजिए ये आपको मालूम होता, इसकी बजाय ये मालूम होता कि बलबन के समय में ये विद्रोह हुआ था, बलबन नहीं रजिया के समय होती है, गलत है, इसका मतलब सही ढूंढना है। मतलब किसी भी ऑप्शन में अगर एक है तो वो नहीं माना जाएगा, तो यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, तो आपका बचा ही केवल यही। या अगर केवल यही आ रहा था तो कम से कम आप 2 को तो काट ही देते कि ये नहीं है और ये नहीं है, केवल ये और ये में से कोई होगा। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, आसानी होती है। इसको हम लोग आगे और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलबन के विषय में सही है, सिजदा व पायबोस प्रथा को प्रारंभ किया, बिल्कुल सही है। नौरोज प्रथा का प्रचलन किया, बिल्कुल सही है। स्वयं को फारस के अफरासियाब वंश से जोड़ता था, बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। अब बलबन के समय में कुछ फैक्ट्स हैं, 8-10 बिल्कुल गिने चुने, वो आना ही चाहिए आपको बलबन के बारे में। रक्त और लौह नीति, स्वयं को फारस के अफरासियाब वंश से जोड़ा, सिजदा, पायबोस, नौरोज, जिल्ले अल्लाह, नियाबत खुदाई, चालीसा दल का अंत, तुगरिल का विद्रोह, उसके बाद वित्त विभाग से सैन्य विभाग को अलग करके दीवाने आरिश का गठन। ये 10 फैक्ट्स हैं, ये आना ही चाहिए एक बार में। बलबन का नाम ये 10 तुरंत आपके सामने आ गया, तो बहुत आसानी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, फिर नीचे आ जाइए। उपयुक्त में सही कथन है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जो ही ऐसा है करकूट दिख रहा है तो पहले उस जगह पहुंचिए, सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है तब ऑप्शन में आइए। अब ऑप्शन में देखिए कौन सही है कौन गलत है, ये हम 2 ही जान रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम कैसे नजदीक तक पहुंच सकते हैं अपने आंसर के। पहला, बलबन ने विजारत से सैन्य विभाग को अलग कर दीवाने आरिश का, अभी हमने बोला था
कि वित्त विभाग से अलग करके एक अलग सैन्य विभाग, पहले सैन्य विभाग वित्त विभाग में हुआ करता था, बलबन ने सैन्य विभाग को अलग करके एक नया विभाग बना दिया। इसका मतलब ये सही है। हमें क्या चाहिए? सही कथन चाहिए, तो ये होना ही चाहिए एक। अब देखिए एक अगर होना ही चाहिए तो ये तो अपने आप कट गया, ठीक, एक यहां भी है एक यहां भी है, एक ही पढ़ने के बाद आपका ऑप्शन सी गायब हो गया। क्यों? क्योंकि ये सही है और हमको सही चाहिए, तो एक तो सही है तो हमको चाहिए। प्रांतों में ख्वाजा पद का सृजन अलाउद्दीन ने किया था? नहीं, प्रांतों में ख्वाजा पद का गठन बलबन ने किया था। वैसे ही जैसे आज गवर्नर होते हैं और ये जो ख्वाजा होते थे वहां के इक्तदार या सूबेदारों पर एक तरह से निगरानी रखने के लिए होते थे, जैसे इस समय गवर्नर हुआ करते हैं, सीधे केंद्र को रिपोर्ट करते हैं उस राज्य की पूरी जानकारी के लिए, और उसी के प्रति आप अकाउंटेबल भी होते हैं। तो ये आपका गलत हो गया, हमें ये चाहिए, सही कथन है, तो ये अगर ये गलत हो गया इसका मतलब कि हमको सही ये होना ही चाहिए था और ये नहीं होना है, दो वाला। तो दो नहीं होना है, इसका मतलब जहां भी दो है वो नहीं रहेगा, सही कथन को चाहिए, तो दो इसमें है, वैसे ही बाहर हो गया। अब आ जाइए, दक्षिण में सल्तनत का पहला सैन्य अभियान अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में हुआ, ये सही है। क्यों? जलालुद्दीन खिलजी के समय में सबसे पहली बार दक्षिण में अभियान हुआ था, और किसके नेतृत्व में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में, देवगिरी पर अभियान हुआ था। ऐसे ही एंशिएंट हिस्ट्री में जब कभी क्वेश्चन आ जाए कि मगध से पहला दक्षिण में अभियान, तो वो महापद्मनंद है, ठीक है, कलिंग पर अभियान किया था, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, तो एंशिएंट लगाएंगे तो भी आएगा। सेम वैसे यहां पर है, जलालुद्दीन के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने, उसी के बाद अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या भी की थी जब वो उसके पास गया था पूरी जानकारी लेने के लिए। तो खैर इसका मतलब ये सही हो गया। बलबन कुरान ख्वां, नहीं अभी आपने पढ़ा था, कौन कुरान ख्वां के नाम जाना जाता था? कुरान ख्वां के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक, कुरान ख्वां और लाख बख्श, ये दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब सही क्या है? हमसे सही पूछ रहा है तो सही, इसका मतलब चार भी नहीं रहेगा। देखिए चार भी नहीं रहेगा, अपने आप खत्म हो गया। बचा कौन? हमारा सही है, पहला सही है और तीसरा सही है, तो एक और तीन हो गया। तो अगर सही पूछ रहा है और हमको अगर गलत वाला भी कुछ आइडिया है तो उससे भी बाहर क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए था, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? अब लगभग रिपीट है आपके एक्सप्लेनेशन में। इल्तुतमिश, आप जान रहे हैं, इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल, टंका जो 175 ग्रेन का था, चांदी का था, और जीतल तांबे का, पीछे हम लोग लिख भी चुके हैं, ये तांबे का था, ये चांदी का था, साल का नाम भी लिखवाया, और दिल्ली को अपनी राजधानी, ये भी आपको ध्यान रखना है, अलग से भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, तो हमेशा ध्यान रखिएगा लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, या उसका मुख्यालय लाहौर था। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की यही सब उपलब्धियां, दिल्ली की राजधानी, इक्तदारी अभी आपने जाना, चालीसा दल आपने जाना, चांदी का सिक्के, तांबे का और तांबे का टंका भरा, चांदी का टंका, तांबे का जीतल, नए सिक्के का प्रयोग, ठीक, चालीसा गठन, ये सब ऐसी चीज है जो जिसकी वजह से अपने विरोधियों का अंत, यल्दूज और कुबाचा का, मंगोल आक्रमण से सुरक्षा, इन्हीं वजहों से इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? वो इल्तुतमिश है। या किस विजय के पश्चात या किस युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम शासन की नींव मान ली जाती है? वो तराइन का युद्ध है, तराइन का दूसरा युद्ध, जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी हराता है, तो मान लिया जाता है कि मुस्लिम शासन की नींव पड़ गई, मुस्लिम शासन की, दिल्ली सल्तनत की नहीं। तो तीन तरह के अलग अलग बहुत छोटे छोटे अंतर हैं, वो आपको जानना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? इल्तुतमिश, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा आया हुआ क्वेश्चन आपको है, गयासुद्दीन बलबन, सीधे हम लोग आंसर पे आ जाए। कुतुबुद्दीन ऐबक आप जानते हैं, तो जान ही रहे हैं, जलालुद्दीन आप जान ही रहे हैं, छोड़ दीजिए, केवल गयासुद्दीन तुगलक ठीक है, गयासुद्दीन बलबन आपको जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामिक परंपराओं को शुरू किया? ठीक है, तो वो कौन है? पहले तो आंसर जान जाइए, वो है बलबन। बलबन ने ही गैर इस्लामिक, एक्चुअल में क्या, बलबन अपने आप को फारस के अफरासियाब वंश से जोड़ता था, और इसी वजह से उसने वहां से बहुत सी प्रथाएं, बहुत सी परंपराएं लेकर आया, जिसमें सिजदा है, सिजदा मतलब झुक करके अभिवादन करना, पायबोस है, घुटने के बल बैठकर सुल्तान के चरण को चूमना, नौरोज है जो एक त्योहार था,
तो इन सब को वह लाने वाला था, जो गैर इस्लामिक माना जाता था, तो बलबन ही लेकर आया था, तो बलबन इसका आंसर हो गया। और बताया था हमने, उसने भव्य उपाधियां धारण की थी बलबन ने, जिल्ले अल्लाह और नियाबत खुदाई, दरबारी शान शौकत, बिल्कुल गंभीर रहना दरबार, उसने नृत्य मदिरा पान इन सब पे बैन, तो इन सब चीजों पे बलबन बहुत विश्वास करता था। वो सब क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसका आंसर हो गया बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रजिया सुल्तान जो थी वो गुलाम वंश के किसकी पुत्री थी? सामान्य क्वेश्चन है, आया भी हुआ है, तो वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने पहले रजिया को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लास्ट में आकर के उसने अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसके बाद फिर रजिया ने देखा कि जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह सफल नहीं हो रहा है, तो शासन करने में योग्य नहीं है, तब उसने जनता के बीच जाकर के और लाल वस्त्र पहन के गई थी। एक क्वेश्चन भी कभी आया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत में न्याय का प्रतीक रंग क्या था, तो लाल वस्त्र पहनकर जनता के बीच जाती है और जनता के सहयोग से शासक बनती है। बड़ी बात थी, जनता से सहयोग से और एक महिला का शासक बनना एक बड़ी बात थी मुस्लिम एरा में। तो यहाँ पे रजिया किसकी बेटी थी? वो इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन संभवतः गुलाम वंश का सबसे कुशल शासक था। गद्दी पर बैठते उसने क्या कार्य किया? अभी हमने देखी, बहुत से इसमें आ ही जाएंगे। मद्यपान तथा आमोद प्रिय लोगों का साथ छोड़ दिया, ठीक है, ताकि औपचारिक अपने व्यवहार को मेंटेन रख सके, सही है। समान लोगों से वार्तालाप करना, बिल्कुल सही है। सिजदा व पायबोस अभी हमने बताया, सही है। उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अपनी शक्ति को समेकित करने के लिए बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। जस्ट देखिए, एक्सप्लेनेशन में ही आ गया था, जिल्ले अल्लाह इलाही और प्लस जिल्ले अल्लाह और नियाबत खुदाई भी। सुल्तान ईश्वर की छाया है और सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है। ये बलबन की भव्य उपाधियां हैं। राजत्व सिद्धांत भी पेश करने वाला बलबन पहला शासक था। उसका राजस्व सिद्धांत दैवी दायित्व, राजकीय आतंक एवं भय तथा कुलीनता पर आधारित था। एक क्वेश्चन बलबन से और आता है कि बलबन को निम्न कुल के लोग पसंद नहीं थे, इसलिए उसने अपने दरबार के लोगों की वंशावली की जांच कराई। आता क्वेश्चन हो तो आपके सेट में ना हो, और जो निम्न कुल के लोग थे उनको बाहर कर दिया। कुछ ऐसा ही व्यवहार किया था पूर्व मध्यकाल में बल्लाल सेन ने, इसलिए बल्लाल सेन को पूर्व मध्यकाल का बलबन कहते हैं। तो फिलहाल जिल्ले अल्लाह, नियाबत खुदाई, सिजदा, पायबोस, नौरोज, राजस्व सिद्धांत, रक्त और लौह नीति, ये सब आपको जानना है। चालीसा का अंत, ये सब जानना है। ख्वाजा पद का गठन, तुगरिल विद्रोह, एक मंगोल आक्रमण जिसमें इसका पुत्र भी मारा जाता है। तो 10-12 फैक्ट्स हैं, घूम फिर करके वही आने हैं। तो और सब छोड़ दीजिए, ये तो कैसर हिंद तो गांधी जी हो गया, दीन इलाही एक धर्म था, अकबर ने शुरू किया था, तो ये हिंद ये आपको अमीर खुसरो, तो सब छोड़ दीजिए, उस सबको जानना ही नहीं है। सीधे आप आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? अभी हमने आपको बताया कि अगर दिल्ली वर्ड यूज हो तो पहला शासक जिसने दिल्ली को राजधानी बनाई थी वो इल्तुतमिश था। इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रशासन के क्षेत्र में निम्न से कौन सी इल्तुतमिश की देन है? अब सब देखिए क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पीछे मेरे एक्सप्लेनेशन में आ गए हैं। क्या है? इक्तदारी व्यवस्था, बिल्कुल सही है। मुद्रा प्रणाली, चांदी का टंका, तांबे का जीतल, बिल्कुल सही है। सैन्य संगठन, ये भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए हम समय नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, जहां जरूरत है बिल्कुल देंगे। महत्वाकांक्षी गयासुद्दीन बलबन को अपने राज्यारोहण के समय निम्न में से किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? जब बलबन शासक बना, तो देखिए बलबन शासक बना तो सबसे पहले बहुत बड़ी समस्या थी ही सही। बलबन अपने पहले जो उसका दामाद भी था नासिरुद्दीन, उसकी हत्या करके आया था, जैसा कि इब्न बतूता ने भी कहा है और इसामी ने भी कहा है कि बलबन ने जहर देकर उसकी हत्या कर दी थी। तो शासक जब बना था, बलबन एक गुलाम भी था। तो इसके पहले क्या था कि चूंकि चालीसा दल का बहुत प्रभाव था, मुइजुद्दीन बहराम शाह को भी, अलाउद्दीन मसूद साहब को भी, नासिरुद्दीन के समय में खुद चालीसा का प्रभाव था। बलबन पूर्तिया उसके बलबन के चंगुल में था नासिरुद्दीन। तो ऐसी स्थिति में बलबन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि कैसे राजा की प्रतिष्ठा को करना, राज्य की प्रतिष्ठा को बढ़ाना। इसीलिए उसने राजस्व सिद्धांत भी प्रस्तुत किया, इसीलिए उसने भव्य उपाधि जिल्ले अल्लाह नियाबत खुदाई को धारण किया था। तो अब हमको जानना है शासक की शक्ति प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना, बिल्कुल सही है, क्योंकि वाकई में शासक की प्रतिष्ठा गिर गई थी। चालीसा दल जिसको चाहते थे उसको शासक बना देते थे, हत्या कर देते थे। इसका मतलब राजा मतलब कुछ नहीं हो गया, वो स्थिति आ गई थी। और यही वजह था कि चूंकि बलबन इसी चालीसा दल का मेंबर था, इसीलिए शासक बनते ही उसने चालीसा दल का अंत भी किया।
क्योंकि वो उसकी शक्ति से खुद परिचित था, वो खुद जान रहा है कि वो क्या कर रहा था शासकों के साथ। तो उसने जब वो खुद शासक बना तो उसको लगा कि 40 दल नहीं होना चाहिए, ये खतरनाक हो जाएगा मेरे लिए, अब तो मैं सुल्तान बन चुका हूं। तो इसने 40 दल का अंत किया और जो भी विरोधी थे उनके लिए कड़ी नीति अपनाई, वो भी क्वेश्चन है, रक्त और लौ की नीति। और चूंकि वो गुलाम है, राज प्रतिष्ठा को बढ़ाना है, तो उसने वही भव्य उपाधियां, जिल्ले अल्लाह, नियाबत खुदाई जैसी प्रथाएं, और वही औपचारिक रहना, लोगों के साथ बहुत घुलना मिलना नहीं, गंभीर व्यवहार करना, नृत्य सभा में नृत्य आदि का बैन कर देना, मदिरा का बैन कर देना, इस तरह से जैसे उसने अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। सामंतो ये भी सही है, ये भी सही हो गया, आंतरिक विद्रोह का भी दमन बिल्कुल सही हो गया, सीमाओं से, इसका मतलब सब सही है। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? हमेशा इसको पकड़ना है, हम लोगों को ध्यान रखिएगा। हम जानते हैं ये गलती होती है, असत्य पकड़ना है। तो क्या है? गौरी के साम्राज्य विभाजन के बाद उसे उत्तरी भारत के प्रांत प्राप्त हुए थे, सही है। 1192 ईस्वी से 1206 के बीच उसने उत्तर भारत में गौरी के सहायक रूप में, बिल्कुल सही है। कहा भी जाता है कि गंगा घाटी के क्षेत्र में गौरी की विजयों का श्रेय इसी को दिया जाता है, और बंगाल बिहार में गौरी के समय उसकी विजयों का श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को दिया था, जिसको आम लोग बख्तियार खिलजी कहते हैं। तो ये भी सही हो गया। 1210 ईस्वी चौगान खेलते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। चौगान मतलब आज का पोलो, क्वेश्चन भी आया हुआ है, पोलो का खेल लेकर कौन आए थे? अक्सर लगता है कि अंग्रेज, लेकिन ध्यान रखिएगा तुर्क हो गई। इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब सब सही है, कोई गलत नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कुतुबुद्दीन ऐबक की अकस्मात मृत्यु के बाद लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने किस तथाकथित ऐबक के पुत्र को सदा सिंहासन? देखिए, ऐबक की जब अचानक मृत्यु हो गई 1210 में घोड़े से गिरकर चौहान खेलते समय, तो अचानक किसको शासक बनाया जाए? तो आराम शाह जो तुरंत अवेलेबल था उसको शासक बना दिया गया। कुछ लोग कहते हैं आराम शाह इसका बेटा था, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं नहीं, बेटा नहीं था। आराम शाह शासक बन गया, लेकिन चूंकि वो योग्य नहीं था, तब सरदारों ने बदायूं के इक्तादार वही इल्तुतमिश को बुलाया। इल्तुतमिश आया, दिल्ली के निकट जूंद का एक मैदान है, वहीं पर युद्ध हुआ और आराम शाह परास्त हुआ। तो वही पूछ रहा है कि कौन बना शासक? ये आपके भी क्रोनोलॉजी में भी आया था, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया। तो आपका आंसर हो गया आराम शाह। और नेक्स्ट आपका जो है, सॉरी, नेक्स्ट आपका जो है कुतुबुद्दीन, सॉरी नहीं हुआ। नेक्स्ट आपका है बलबन के किस पुत्र की मृत्यु मंगोलों से युद्ध करते समय हुई थी? मंगोल आक्रमण एक बड़ी समस्या थी दिल्ली सल्तनत में, और इससे क्वेश्चंस एक आ ही जाते हैं। सबसे पहला मंगोल आक्रमण का खतरा जो हुआ था वो तो चंगेज खान के द्वारा 1221 में हुआ था, बट आक्रमण नहीं हुआ था। पहला वास्तविक मंगोल आक्रमण तो 1241 में हुआ था, मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में, तायर के नेतृत्व में। फिर आने वाले समय में खिलजी वंश में तो बहुत मंगोल आक्रमण शुरू हो गए। का एक क्वेश्चन भी आता है कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण, सर्वाधिक भयावह मंगोल आक्रमण वो अलाउद्दीन खिलजी, तो खिलजी वंश में है। फिलहाल बलबन के समय में भी मंगोल आक्रमण हुआ था, तैमूर खान के नेतृत्व में हुआ था आक्रमण, और उसमें इसका पुत्र जो था वो शहजादा मोहम्मद यही था जो मारा गया था। ठीक, इसलिए फेमस हुआ था खाने शहीद के नाम से। तो शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हुई थी, वही आपको पूछ रहा है, केवल यही पूछ रहा है किसकी मृत्यु हुई थी, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आपका हो गया। अब आप देखें लास्ट पेज में हमने आपको एक शेड्यूल दे दिया, हमने आपसे भी बताया था कि आप लोग ध्यान से देख लें कि ये तो हम कराएंगे पूरा, इसमें तो ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, एक प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन उस प्रैक्टिस में आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। ये हमारा क्वेश्चन बनाने का पैटर्न है, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा अगर आप बहुत आराम से मेरे साथ पूरे क्वेश्चन सीरीज को लगाएं इस 3 महीने में, तो वो तो आपका पूरा हो जाएगा। बट इन सब के साथ जो बिल्कुल अब तैयार है कि हमको अभी से एक पेपर मिलना शुरू हो जाए, पूरी हिस्ट्री एक साथ मिल जाए, पूरी ज्योग्राफी, और 4-5 सप्ताह बाद ही पूरा का पूरा पेपर सीसेट साथ मिल जाए, तो उसके लिए हमने मॉक टेस्ट ऑफलाइन यहीं पे कोचिंग पे आकर के, या फिर ऑनलाइन तो हमारे ऐप पर जाकर के, उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा कि मेरे ऐप तक आप कैसे, किस लिंक से पहुंचेंगे और क्या प्रोसीजर अपनाना होगा आपको, तो आप उस पर चले जाएंगे। ये इसका शेड्यूल दिया हुआ है, हालांकि शेड्यूल में विशेष स्थितियों में बदलाव भी हो सकता है, बट अभी जैसे इस मंडे को आपका पेपर पॉलिटी का होना है वो फिक्स है। उसके बाद जो शेड्यूल में दिया हुआ आपका देखिए हिस्ट्री दिया हुआ है, जिसमें एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर पूरा है, ये तो वो आपका ये पूरा है। इसमें बाद में मॉडर्न हिस्ट्री देखी है, तो हिस्ट्री के 2 पेपर हो जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। इसमें आपको देखिए पेपर 10 यहां तक है, उसके बाद फिर और ये पेपर है जो कंबाइंड स्थिति में है, जो एक साथ सीसेट के साथ होंगे। तो ये आपका शेड्यूल है। जो लोग भी इंटरेस्टेड है, आपको नंबर बिल्कुल, आपको जब सीरीज चले तो नीचे आपका नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए। अगर आप दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो जैसे आप मेरा क्वेश्चन सीरीज लगा रहे हैं अभी, वैसे ही आप ऑनलाइन को आप कैसे आप पहुंच पाएंगे, नंबर आप मेरे कांटेक्ट कर लें, और कैसे हमारे ऐप तक पहुंचेंगे
और क्या प्रोसीजर होगा, तो दूर है तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सोल्यूशन मिलेगा आपको, और क्या आपका रिजल्ट आया, क्या रैंक आया, वो सब आपको बताया जाएगा उसके अंदर। तो हमें लगता है कि जो हम लोग शुरू किए हैं आज और जो अगले 3 महीने होना है, मेरा पूरा विश्वास है कि आपको बहुत कारगर साबित होगा आपके इस प्री एग्जाम के लिए। बट ये सही समय है, अब यहां से लेट होना ठीक नहीं है। आप अपनी पढ़ाई करते रहें, लेकिन अब ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन लगाना है, क्योंकि आपने पीछे पढ़ाई की है, साल 1.5 साल 2 साल से आपका सिलेबस तैयार है। क्वेश्चन लगा करके अपनी कमियों को ढूंढना है, और जहां पे कमजोर हैं, जो जहां से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, किसी वजह से मिस हो गया या गलती हो रही है, उस जगहों पे अलर्ट होना और फिर उस पर वर्क करना, दोनों बात है। केवल क्वेश्चन ही नहीं लगाना है, क्वेश्चन के दौरान अपनी कमियों को पहचानना और उन कमियों को फिर बात के समय में दूर भी करना। तो नेक्स्ट आपके सीरीज में अलग खिलजी वंश में आपको फिर हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू।